तो क्या कभी आपको भी लगता है कि जिस चीज में हम स्किल्ड नहीं है या जिस चीज की हमको ठीक से जानकारी नहीं है उसमें भी हम अपने आप को एक्सपर्ट मानने लगते हैं। हमें एक छोटी सी सूचना मिलती है और हमें लगता है कि बस पूरी खबर यही है और हम उस पर डिसीजन लेने लगते हैं। बारहा आप सामाजिक जीवन में भी देखते हैं, हम किसी के बारे में सुनते हैं, हम कोई खबर सुनते हैं, हम किसी घटना के बारे में सुनते हैं तो पहले ही सूचना में हम अपने को एक्सपर्ट मानने लगते हैं। बाद में जब उसकी जांच होती है तो पता चलता है कि अरे ये तो कहानी कुछ और जा रही है। लेकिन हमारी मुश्किल ये है कि हम बहुत जल्दी इस बारे में डिसीजन लेते हैं कि हमें पूरी जानकारी है। एक पुरानी कथा से शुरू करते हैं। महाभारत का युद्ध चल रहा था। अर्जुन और कृष्ण किसी दूसरे युद्ध में बाहर गए हुए थे। ऐसे में कौरवों को लगा कि ये मौका है और उन्होंने चक्रव्यूह की रचना की। सच्चाई तो ये है कि पांडवों की तरफ से कृष्ण और अर्जुन यही दोनों योद्धा जानते थे कि चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाता है। अब बहुत चिंता का विषय था। ऐसे में यंग नौजवान अभिमन्यु ने कहा कि जहां तक मैं जानता हूं कि मैं चक्रव्यूह के 6 द्वार तो तोड़ सकता हूं। क्यों? क्योंकि जब मैं गर्भ में था तो पिताजी मेरी माता सुभद्रा को चक्रव्यूह की कहानी सुना रहे थे कि वो कैसे बनता है, उसे कैसे तोड़ा जाता है। और जब 6 द्वार तोड़ने तक की कहानी आई तब तक तो मेरी मां जगी थी। जब पिताजी 7वें द्वार के बारे में बता रहे थे तो वो सो गई। ऐसे में मुझे 6 द्वार तक का तो पता है कि मैं इसे तोड़ सकता हूं। अब मुझे ये पता नहीं कि 7वां द्वार तोड़ के उससे निकला कैसे जाता। यानी मैं एंट्री तो ले लूंगा, एग्जिट कैसे होगा ये मुझे नहीं पता। अब इस पर भीम ने कहा कि अरे क्या बात करते हो, ये तो बहुत अच्छी बात है और जैसे जैसे तुम एंट्री करते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारे पीछे हम भी पहुंच जाएंगे और 7वें द्वार को तो मैं अपनी इस गदा से तोड़ दूंगा। सभी तैयार हो गए कि चलो चक्रव्यूह का सामना करते हैं। और हुआ क्या कि अभिमन्यु तो घुस गया चक्रव्यूह के अंदर, सबको हराता हुआ 6ठे द्वार तक। बाकी सारे पांडव योद्धा बाहर ही लड़ते रहे, कोई चक्रव्यूह में घुस नहीं पाया। और आखिरकार 7वें द्वार के पहले ही हो सकता था अभिमन्यु उसको भी तोड़ देता, लेकिन सभी योद्धा मिलकर कौरवों के उसकी हत्या कर दी। बहुत दुखद। लेकिन क्या है, भीम को क्यों लगता था कि मैं 7वां द्वार तोड़ दूंगा, जबकि वो जानते थे कि चक्रव्यूह वेधन को वो तो नहीं जानते थे कम से कम। लेकिन वो जितना जानते थे, जितने बड़े योद्धा थे, उन्हें लगता था कि अरे जब 6 टूट जाएगा तो 7वें में क्या बचेगा, वो तो मैं ऐसे कर लूंगा। ऐसी ही सिचुएशन हम सबकी होती है। कई बार हमको लगता है और 12 ऐसा लगता है कि हम तो इस बारे में बहुत अच्छा जानते हैं। हम इम्तिहान देने जाते हैं तब भी देखिए कि हम लगता है हमारी तैयारी बहुत अच्छी है, रिजल्ट आता तो पता चलता है कि क्या है, लेकिन मानते तो हम यही है कि अरे हमने सब पढ़ लिया, हमें सब पता है, सवाल कहीं से पूछ लीजिए। तो ये जो मानसिकता है इसको मनोविज्ञान में कहते हैं डनिंग-कूगर इफेक्ट। अब डनिंग-कूगर इफेक्ट क्यों कहते हैं, इसकी बड़ी रोचक कहानी है। कहानी यह है कि 1995 में अमेरिका के पिट्सबर्ग में मैकार्थर व्हीलर एक सज्जन थे जिन्होंने 2 बैंक लूट लिए। और जब वो बैंक लूट रहे थे तो जो सीसीटीवी कैमरा लगा होता है उस कैमरे में जाकर वो उस कैमरे को मुंह चिढ़ा रहे थे और रिवॉल्वर लहरा रहे थे। चलो जो करना हो कर लो, देखो मैं बैंक लूट रहा हूं, तुम्हारी जो औकात है करो। और बैंक लूट कर वो गायब हो गए। जब पुलिस ने छानबीन शुरू किया तो सीसीटीवी फुटेज जब देखा तो कैमरे में जनाब दिख गए और शाम होते होते पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्हें बड़ा आश्चर्य था कि पुलिस ने हमें गिरफ्तार कैसे कर लिया, आप यहां तक पहुंचे कैसे। पुलिस ने कहा अरे भाई तुम कैमरे में साफ साफ अपना चेहरा दिखा रहे थे, तुमने नकाब भी नहीं पहना था और तुम कह रहे हो कि कैसे, ये कैसे हो सकता है। कहा ये कैसे हो सकता है, मैंने तो लेमन जूस लगाया था। लेमन जूस? पुलिस ने सोचा मजाक कर रहा है यार, जरा देखो इसका दिमाग देखो। पुलिस ने उनकी जांच कराई, पता चला कि न उन्होंने ड्रग लिया था और न उनका दिमाग खराब था। उन्होंने बताया कि लेमन जूस का मतलब यह है कि जो इनविजिबल राइटिंग होती है, हम लोग बचपन में भी देखे होंगे
कि नींबू के रस से आप कुछ लिख दीजिए, वो कुछ दिखाई नहीं देगा। जब उसे गर्म कीजिए या किसी मोमबत्ती के सामने ऐसे ऐसे दिखाइए तो वो अक्षर जो है प्रकट हो जाते हैं। अब इसी से उनको आइडिया है कि नींबू के रस को चेहरे पर लगा देंगे तो फिर कोई हमें पहचान नहीं पाएगा। ऐसा नहीं कि वो यही सोच कर चले गए, उन्होंने नींबू का रस लगाया पहले और पोलराइड कैमरे से अपना फोटो भी खींचा। पोलराइड कैमरे में फोटो आया नहीं। अब उन्होंने कहा लो कर लो बात, अब तो मेरे पास पूरा प्रूफ है, अब मुझे कोई पहचान नहीं सकता। बेचारे ने केमिस्ट्री तो ठीक से पढ़ी नहीं थी या उस पर रिसर्च नहीं किया था, क्या वाकई ऐसा हो सकता है जो लिखने वाली चीजें हैं जो कागज पर होती हैं वो क्या चेहरे पर भी हो सकती हैं? नहीं, कोशिश तो की। पता ये चला कि जब उन्होंने पोलराइड कैमरे से अपना फोटो लिया था तो कैमरा थोड़ा हिल गया था, तो बैकड्रॉप में दूसरी जगह की फोटो आ गई है। उन्होंने समझा कि ये देखो मैं तो दिखाई नहीं दे रहा हूं उसमें, इसका मतलब मामला पक्का है। और इसी आत्मविश्वास की वजह से वो चले गए बैंक लूटने के लिए। जब ये कहानी बाहर आई तो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेविड डेनिंग, उनको बड़ा इसमें इंटरेस्ट हुआ। उन्होंने कहा आदमी ये ऐसे भी सोच सकता है, क्या वाकई हमारे अंदर इस तरह की कुछ चीजें हैं, क्या ये आम धारणा भी हो सकती है? तो उन्होंने अपने एक स्टूडेंट जिनका नाम जस्टिन कूगर था उनके साथ मिलकर एक रिसर्च तैयार किया। जब इस पर शोध किया गया तो उन्होंने पाया कि उन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसमें बहुत सारे विद्यार्थियों को कुछ एग्जामिनेशन में डाला गया। उन्होंने देखा कि जिन लोगों के नंबर कम आए थे वो पहले से ही कॉन्फिडेंट थे कि मेरा तो इतना नंबर आएगा, मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है। और जिन लोग के नंबर ज़्यादा आए थे वो बेचारे शंकालु थे, पता नहीं कर तो दिया है लेकिन हमको कुछ कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो चीज़ें नंबर कितना आएगा, हाँ पास हो सकते हैं शायद। इस अपने रिसर्च के आधार पर उन्होंने इस मनोभाव को डनिंग कूगर इफेक्ट का नाम दिया और उन्होंने बताया कि बारहा ऐसा होता है कि हम जिस चीज़ में स्किल नहीं है, जिस चीज़ को हम ठीक से नहीं जानते, उसी में हम अपने आप को एक्सपर्ट मानने लगते हैं। हम लोग के दोस्तों में भी एक सज्जन थे जो पेपर देते थे तो हमेशा कहते थे कि पेपर मेरा ग्रेट हुआ है। कुछ भी पूछिए पेपर कैसा हो गया, ग्रेट। रिजल्ट आने पर थोड़ा मुश्किल हो जाती थी उनके साथ, लेकिन उनकी प्रवृत्ति थी, वो हमेशा इस तरह की चीज़ें किया करते थे कि मेरा पेपर बहुत अच्छा है। हम लोग के साथ भी कई बार ऐसा होता था कि जब हम लोग बचपन में मैथमेटिक्स अंकगणित सॉल्व करते थे तो एक की आती थी, कुंजी आती थी जिसमें आंसर लिखे होते थे। कई बार हमारा वो आंसर नहीं आता था, हम ये मान लेते थे कि सवाल ही गलत है। बाद में जब टीचर से पूछते थे तो पता चलता था कि हम गलत थे, लेकिन हमको विश्वास होता था कि नहीं नहीं वो आंसर गलत लिखा, हमको सच्चाई पता है, हम जो सवाल लगा रहे हैं वो सही है। एक सर्वे में 80% ड्राइवरों ने बताया कि वो औसत से बेहतर है। अब आप ही सोचिए, औसत तो 50% का होगा ना, लेकिन 80% लोग मान रहे थे कि वो बेहतर है। नेब्रास्का यूनिवर्सिटी में एक सर्वे किया गया तो पाया गया कि 65% लेक्चरर जो हैं वो मानते हैं कि वो बेहतर जो 25% के लेक्चरर हैं उनमें उनका नाम है, और 90% ने तो ये कहा कि वो औसत से बेहतर है। अब आप ये सोचिए कि 25% तो 25% है ना, उसमें तो 25% के 100 में 25 ही होंगे, लेकिन 65 लोग कह रहे हैं कि नहीं हम उस 25% में से। आप बताइए, पिछले दौर में जब अमेरिका में इलेक्शन हो रहा था तो एक वोटर ने कुछ टी शर्ट टाइप की पहन रखी थी जिस पर लिखा था कि डेमोक्रेट बेवकूफ़ है। जब पत्रकारों ने उसे पूछा कि ये आप कैसे जानते हैं कि डेमोक्रेट बेवकूफ़ है, हमको पता है। उसे पूछा कि आप पॉलिटिक्स के बारे में जानते हैं? कहा बिल्कुल। उनसे पूछा गया कि क्या जो डेमोक्रेसी होती है उसके जो 4 पिलर कहे जाते हैं उसके बारे में आपको पता है? उन्होंने कहा हाँ। अब बताइए। अब वो सोचने लगे, उन्होंने शायद लेजिस्लेटिव ऐसा, इसके बाद वो मुंह ताकने लगे। ऐसे कई सारे लोगों के साथ हुआ जिन्हें ये पता ही नहीं कि डेमोक्रेसी क्या है, पॉलिटिक्स क्या है और उसके 4 पिलर्स क्या हैं और सबकी क्या भूमिका है, लेकिन उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस था कि डेमोक्रेट जो है वो बेवकूफ़ है। इसे ही इल्यूजरी सुपीरियरिटी कहते हैं। हमें सुपीरियर होने का भ्रम होता है, हमको सब पता है, हम सब कर सकते हैं। आप देखिए जब क्रिकेट का मैच होता है तो हम लोग सचिन तेंदुलकर के बारे में बता देते हैं, अरे यार इस शॉट को ऐसे नहीं खेलना चाहिए था, इसको तो बैकफुट पर नहीं जाना चाहिए था, एक कदम
बाहर बढ़ा के खिला से ओवर पिच गेंद थी, हमको सब पता है। सचिन तेंदुलकर को हम बताने को तैयार हैं, और पूरा समाज, जितने लोग देखते हैं फुटबॉल का भी मैच चल रहा है तो देखिए उसमें लोग बताते हैं ओहो मेसी ने गोल नहीं, पेनाल्टी किक बताइए कितना आसान होता है, पेनाल्टी किक मेसी, जरा सा उसको एंगल लेना था इस तरफ बाएं तरफ, उधर चला गया। तो ये हमको पता है ना कि हम बहुत जानकार हैं। असल में ऐसा होता ये है कि ये जो इल्यूजरी सुपीरियरिटी है, इसमें एक बात और होती ये है कि हमें नहीं पता होता कि हमें क्या नहीं पता है, हमें सब पता है। डार्विन ने भी एक बार कहा था कि ज्ञान के तुलना में अज्ञान ज्यादा आत्मविश्वास पैदा करता है। आप देखेंगे जिनको कम ज्ञान होता है उनका कॉन्फिडेंस कमाल का होता है, और कई बार वो लोग बहुत अच्छे अच्छे काम कर जाते हैं इसी कॉन्फिडेंस में। वो ऐसी जगह घुस जाते हैं जहां कोई जानकार आदमी घुस ही नहीं सकता, और वो कामयाब भी हो जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है। बर्टन रसल ने कहा कि दुनिया की मुश्किल ये है कि जो समझदार नहीं है, जिन्हें ज्ञान नहीं है, वो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, और जिन्हें ज्ञान है, जो चीज़ों को जानते हैं, वो स्केप्टिकल रहते हैं, थोड़ा उन्हें संदेह रहता है कि ये चीज़ सही है या मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। पर जिन्हें ज्ञान कम होता है उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस होता है। एक इसका दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू ये है कि वाकई जो लोग जानते हैं, यानी जिन लोगों को नंबर अच्छा आया था, आप देखिए उनको शक था कि वो बहुत अच्छी तरह उन्होंने पेपर किया है कि नहीं, उन्हें पूरी तरह जानकारी है कि नहीं। जीन स्टेनबर्ग, जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था साहित्य का, उन्होंने एक बार कहा था कि दरअसल मैं कोई लेखक नहीं, मैं तो लोगों को बेवकूफ बनाता हूं। अब ऐसे भी सोचिए, सुकरात जैसा आदमी जो कहता है कि मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता, पर उसको मृत्युदंड देने वाले वो सारे लोग जानते थे कि वो सही काम कर रहे हैं, ये आदमी गलत है, इसे मृत्युदंड देना चाहिए। मैक्स प्लांक, जिन्होंने क्वांटम फिजिक्स की खोज की थी, वो बहुत दिनों तक इस मुश्किल में थे कि ये थ्योरी जो उन्होंने खोजी है वो सही है कि नहीं। उन्हें अपनी ही थ्योरी पर विश्वास नहीं था। वो बेचारे लगातार ये प्रयास कर रहे थे कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं, जबकि उनकी खोज इतनी बड़ी थी। जबकि उस समय के जो फिजिसिस्ट थे वो मानते थे कि सब कुछ खोजा जा चुका है, अब नई कोई चीज खोजी नहीं जा सकती, तुम झूठ में फिजिक्स पर रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हो। तो जो ज्ञानी हैं, जो समझदार लोग हैं, उन्हें शक रहता है कि पता नहीं वो जो मैं काम कर रहा हूं या जो मैं कह रहा हूं वो कितना सही है। आप देखिए कि इतिहास भरा पड़ा इससे। साइंस में तो सारे लोग जो बात कहते हैं उसको बहुत दावे से नहीं कहते, उन्हें कहना होता है कि इस वर्तमान ज्ञान की अवस्था में, जबकि हमको जितने नॉलेज है, जितना जानते हैं, उसके हिसाब से ये बात सही लगता है कि ये चीज सही है। कई बार वो दावे से कहते हैं कि ये चीज सही नहीं है, लेकिन उसके पीछे प्रूफ होता है। पर जो चीज उन्हें पता है उस पर जरूर वो सोचते हैं कि हो सकता है कि भविष्य में कोई चीज ऐसी आए जिससे पता चले कि ये सही नहीं है। लेकिन अभी तक जितना ज्ञान है, जितना हम लोगों ने खोजा है, उसमें ये चीज ठीक लगती है। हम लोग को भी याद है कि बहुत पहले कुछ ऐसी चीजें होती थी कि हमको लगता था ये चीज सही है। बाद के आने वाले वर्षों में पता चलता कि यार हमारी धारणा गलत थी, हम इस बारे में गलत सोचते थे। आजकल व्हाट्सएप पे हम एक थोड़ी सी सूचना सुन लेते हैं और पूरे कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि ये बात सही है। हम कुछ वर्गों में बटे हुए हैं। हमारे वर्ग की तरफ से जब कोई व्हाट्सएप मैसेज आता है तो हमको लगता है यही सही है, दूसरे की तरफ से आता है तो वो गलत दिखता है। हम रिसर्च ही नहीं करते। आप ऐसे भी देखिए कि आजकल जो कोई कांड हो जाता है तो आप क्या देखते हैं, पहले एक घटना आती है, एक सूचना आती है, इस आदमी ने इस आदमी को मार दिया, या यहाँ चोरी हो गई, या किसी ने इसको धोखा दिया, या कुछ ऐसा किया। तो पहले धारणा बनती है कि इसने ऐसा ही किया। बाद में जब जांच होती है तो पता चलता है कि इसके पीछे तो और भी दूसरी कहानी है, पर हम तुरंत ये मान लेते हैं। मुश्किल ये है कि आज के ज़माने में एल्गोरिदम इस काम को करता है। हमें जो चीज़ ठीक लगती है उसी के बारे में वो हमें वीडियो दिखाना शुरू कर देता है। अब हमारी धारणा और पुष्ट होने लगती है, हमें लगता है कि नहीं यही चीज़ सही है, इसके विपरीत में क्या बात सही है ये हमको नहीं पता चलता। तो फिर इससे बचें कैसे? बचने का कोई बहुत बड़ा फार्मूला नहीं है, सिवाय इसके कि जब भी हमें कोई सूचना मिले तो हमें ये देखने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या इसके बारे में पूरी जानकारी है हमें, या हम तुरंत कोई निर्णय लेने को तैयार हैं।
इसके लिए मनोवैज्ञानिक एक बहुत अच्छी चीज बताते हैं कि अपने न्यूरोप्लास्टिसिटी का उपयोग कीजिए। यानी जैसे ही कोई खबर मिली तो आपका एमिगला सक्रिय हो जाता है, वही जो फ्लाइट और फाइट मोड तैयार करता है। अब वो तुरंत रिएक्शन देना चाहता है, पर जैसे ही आप अपने को रोक लेते हैं रिएक्शन से 2 मिनट तक, तो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव हो जाता है, वो जो रीजनिंग वाला है। अब वो ये बताने की कोशिश करता है कि क्या मैंने इसकी पूरी जांच की, क्या जानने की हमने जो कोशिश की कि इसके पीछे सच्चाई क्या है, क्या इसका विपरीत भी सही हो सकता है। वो थोड़ा रुक के ये सोचता है कि अभी डिसीजन लेने का समय नहीं है, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। और निश्चित रूप से जब आप ऐसा करेंगे तो आप सच्चाई जान सकते हैं। आप देखेंगे तमाम धार्मिक किताबों में तरह तरह की चीजें बताई गई हैं, पर आप जब साइंस के थ्रू उसको देखने की कोशिश करते हैं तब पता चलता है कि भाई वो तो सही नहीं थी। अब किसी किताब में लिखा है कि भाई जब पाप बढ़ जाता है भूकंप आता है। अब आप ये सोच रहे हैं कि ये जो भूकंप आया है ये पाप बढ़ने से आया है। जब आप भूवैज्ञानिकों को देखते हैं, जियोलॉजिस्ट के सुनते हैं, तो पता चलता है कि भाई ये तो प्लेटें आपस में टकरा रही हैं जिसकी वजह से ये भूकंप आ सकता है। जो ज्वालामुखी फूटता है उसके पीछे भी एक भूवैज्ञानिक कारण है। जब आप इसको देखते हैं और सुनते हैं तो आपके समझ में आता है। पर अगर मान लीजिए कि आप केवल एक किताब को पढ़ते हैं, इसी किताब में सब सच है, तो फिर आपकी गति क्या होने वाली है? तो आप डनिंग क्रूगर इफेक्ट में पड़े रहेंगे, आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। और मान लीजिए किसी और के बारे में आपको ये जांचने की जरूरत है कि भाई ये डनिंग क्रूगर इफेक्ट का शिकार है कि नहीं, यानी ये आदमी कहीं अति आत्मविश्वास में तो नहीं है, जितना कम जानता है और बात ज्यादा करता है। तो उससे कुछ सवाल पूछिए जिससे आपको पता चल जाए कि वाकई ये किस हद तक समझता है। तो मार्लन ब्रांडो ने एक बार कहा था, जो एक बहुत बड़े एक्टर थे, कि जब मैं किसी फिल्म की शूटिंग में पहली बार जाता हूं तो मैं डायरेक्टर को कुछ उल्टे सीधे सजेशन दे देता हूं। अगर डायरेक्टर ने मेरी बात मान ली तो मैं समझ गया कि ये बेवकूफ़ है, इसके साथ काम करना ठीक नहीं है। और अगर डायरेक्टर ने मुझे करेक्ट कर दिया कि नहीं नहीं आपके सोचने का तरीका जो है वो अपनी जगह है, लेकिन शूटिंग ऐसे होगी, इसमें ये चीज़ें हैं, तो मैं समझ जाता हूँ कि ये इंटेलिजेंट डायरेक्टर है और इसके साथ काम करना चाहिए। फिर मैं उसके सामने सरेंडर कर देता हूँ। तो जब कभी ऐसा हो किसी दूसरे को परखना हो तो ये फार्मूला लगाइए, और जब कभी अपने खुद को परखना हो तो ये सोचिए कि जब सुकरात जैसा आदमी अपने को अज्ञानी कह सकता है तो मैं ये दावा क्यों कर रहा हूँ।